Hello, sir. Hey, good morning. How are you? Good, sir. How are you? I'm good. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. How are you? फाइन। यहाँ साइन कर दीजिए। Pen, please. थैंक यू सर। आपका कोई भी आईडी प्रूफ। मिस्टर परमार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. How are you? गुड टू सी यू। आई एम सॉरी सर, दिस इज अ न्यू स्टाफ। मिस्टर परमार हमारे बहुत ही पुराने और इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं। बीजू सर का सामान 47 में रख दो। ओके सर। Thank you. शबनम, माला आई क्या? ए, इधर आओ। टाइम क्या हुआ है? सॉरी सर, लेट हो गई। वो बेटी। यार तुम है ना ज्यादा फायदा मत उठाया करो। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आगे से देर से आई तो काम से बाहर समझो। और अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ और तैयार हो। गेट आउट। काजल, तेरे पास सिटी नहीं गया? क्यों, क्या हुआ? अरे देख ना यार, जल्दी जल्दी में फट गया थोड़ा सा। तू भी ना। देखना है क्या? नहीं है बाबा। ओह, क्या देख रहा है? शो चल रहा है इधर। शो नहीं, नौटंकी। नौटंकी चल रहा है, वही देख रहा हूँ। ये टाइम पास करना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। बॉस ने बोला है। बहुत लेट हो गया यार, बहुत काम बाकी है। मीनू, जबरदस्ती की इसने? वो तो गलती से। गलती से? शब्बो, मैनेजर को बुला। मैं आपसे फिर से सॉरी कहता हूँ। सर, आप इनको सॉरी बोल रहे हैं? इन्होंने तो मीनू को। तुम चुप रहो, कुछ नहीं हुआ है। और जब सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। सर ये झूठ बोल रहे हैं। देखा, ऐसे ही अपने गेस्ट को अटेंड करती हैं। सीधे ही उंगली उठा दी। सॉरी बोलो सर से। सर सॉरी बोलो वरना निकलो इस होटल से। सॉरी। चिंकी बेटा, देखो देखो कौन है। मम्मी आई। मम्मी। चल, હું जाऊँ છું माला। थैंक यू मासी। आप है तो इसलिए मैं जा पाती हूँ, वरना एमा शू થઈ ગયું माला। और वैसे भी मुझे काम क्या होता है, चिंकी होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। चल, હું जाऊँ છું। આવજે। बहुत मस्ती हो गया, अब सोई सोई। ओके, चलो सो जाओ। आप कर लो। दिमाग खिसक गया क्या तेरा? पागल हो गई है? अभी तो सिर्फ खरोचा है, फिर से मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो काट डालूंगी, समझा? भूल गई तू पहले क्या थी? 2 टके की
रे क्या बोला? फिर से बोल। चुप क्यों हो गया? हाँ ए, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। चल यहाँ से निकल। चल बहुत, चल बहुत बोल रही है तू। चल समझी? यहाँ से। जानती नहीं तू मेरे को। चल जा यहाँ से। तू समझ जा। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं, समझी? फिर आऊंगा मैं, समझ लेना। माला के जीवन को देखकर यही जाहिर होता है कि वो बहुत मेहनती और जुझारू महिला थी, जो खून पसीना एक करके अपनी बेटी को बड़ा करने की निरंतर कोशिशों में लगी हुई थी। माला दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को एक बेहतर कल देना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था कि मानो माला खुद अपने अतीत से दूर भाग रही हो। क्या वाकई माला के अस्तित्व की इस ऊपरी परत के नीचे कोई गोपनीय राज छिपा हुआ था? और वो कौन शख्स था जो माला के घर में घुसकर उसे धमकाकर चला गया था? आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ था उसके बीते हुए कल में जो उसकी आने वाली जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ गया था? और क्या वो राज सही में उसके लिए खतरा बन सकता था? कल वो हरीश आया था फिर से, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है? नहीं कर सकती, आप जानती हो ना। चलो चलो। सोनू, अगर आप मम्मा को जाने नहीं दोगे तो मम्मा लेट हो जाएगी ना, और फिर मम्मा को डांट पड़ेगा, नहीं ना? बाय। ए चंकी, तू बड़ी होके ना बिल्कुल तेरी मम्मी जैसी बनना, हाँ? एकदम बहादुर। क्या है? हाँ, पिछले एक हफ्ते में माला 2 बार लेट आई, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। सर सुबह तो देखा तब नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रही। सर वो आई है, वो इधर ही है, कुछ काम कर रही होगी, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। माला, 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 रूम को बैरिकेड करवा दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। सर, तिवारी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कौन सी मीटिंग? सर वो मैं ये कह रहा था सर मैं हर हफ्ते एम्प्लॉयज की मीटिंग लेता हूँ उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। आप कौन? सर मैं प्रवीण, ओनर का बेटा। आई लुक आफ्टर यू। इन्हें प्लीज बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए प्लीज। माला की इस निर्मम हत्या के पीछे क्या राज था? वो कौन था या थी जिसने इतनी बेरहमी से माला को मौत के घाट उतार दिया था? ऐसे कई सवाल अब पुलिस के सामने थे। ये 47 में कौन रह रहा था? गेस्ट डिटेल्स मंगवाइए। सर मिस्टर परमार, मिस्टर एमटी परमार। क्या बात है, आपको सारे गेस्ट के नाम याद है? सर एक्चुअली वो हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ है वो? सर मिस्टर परमार 2 दिन से ज्यादा रुकते नहीं हैं, अब तक तो शायद चेकआउट कर चुके होंगे। कब? 8 बजे शायद। शायद क्या मतलब? आपको पता नहीं चेकआउट कब किया? सर मैं रोज 10 बजे आता हूँ, उससे पहले वो चेकआउट कर चुके होते हैं। रजिस्टर में एंट्री होगी, मैं लेके आता हूँ। जाइए। सर आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। खून हरीश ने किया है। उसको इतनी खुन्नस थी माला से कि वो एक दिन होटल तक पहुंच गया, रोज माला को टेंशन देता था। कीधु तू मैंने एक बार नहीं बार बार बोला था, आखिर वही हुआ ना। साहब मैंने खुद माला को बोला था कि वो हरीश का कुछ कर, वरना वो तुझे तंग करता रहेगा। कल वो हरीश आया था फिर से, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है? मार ही डाला ना। अरे रे भगवान, अब बेचारी नु हमें शू थशे। साहब इन्हें छोड़ता नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देना उसको, छोड़ना मत उसे। पहले गुनाह तो बताओ साहब। तू नहीं जानता? माला के बारे में मेरे को क्या पता साहब? मर गई साली, अच्छा हुआ। साले क्यों रे, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? वो क्या बिगाड़ेगी साहब, उसको तो खाली धमकी देना आता था। किस बात की धमकी? अरे छोड़ो ना साहब, मर गई ना, हवे शू बुलवानो। चुपचाप बता, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा था? अरे सर, जो औरत मर्द के बीच चलता है वही चलेगा ना साहब, आप भी ना। नहीं साहब, बोल। नहीं साहब, हंस हंस। नहीं साहब। बंद हो गई तेरी हंसी?
हैं? तोड़ दूं उंगली तेरी। नहीं बोल, साहब, नहीं। बोल क्यों डराता था उसे? बोल क्यों धमकाता था? नहीं मार डाला तूने? नहीं मारा, नहीं मारा साहब, नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए साहब, प्लीज। बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। जिस दिन वो मरी उस दिन मैं नाके पे ही था साहब, पत्ते खेल रहा था साहब, एक बड़ा हाथ भी मारा साहब। वो 4 लोग और थे, राजू भाई, जीतू, चिंटू परेरा और सुनील। चाहो तो आप उनसे पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, हरीश सच कह रहा था। उस दिन वो पूरा दिन नाके पे ही था। वहां के कई लोगों ने उसे वहां देखा है। लगता है उसे छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास जरूर होगी। पीछा जो करता था उसका, सड़ा उसे बेंच पर। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर, फोरेंसिक रिपोर्ट इसके मुताबिक कमरे में किसी भी चीज पे कोई खून के निशान नहीं थे। क्लियर है, किसी भारी चीज से वार किया गया है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो चीज हमने मिस कर दी है। क्या हो सकती है ये भारी चीज? ये तो होना ही था। अब ऐसी लड़कियों का यही हाल होता है ना साहब। ऐसी लड़कियां मतलब? कुछ याद है उस दिन किसी को देखा था तुमने यहाँ? कोई अजीब बात, कोई इंसान, कुछ याद है तुम्हें? मैंने आपको बोला ना सर, वो हरीश वो बहुत कमीना है। एक बार तो वो होटल के अंदर भी घुस गया था, किसी को नहीं पता कैसे। मुझे तो उसी पर शक है। गेम पॉकेट में साहब, ऐसे कैसे बंद करके रख सकते हैं? कहीं नहीं जाएगा तू। बहुत सवाल करने हैं तेरे से। हमें यह पता लग चुका है कि माला क्या काम करती थी वगैरह वगैरह। कब से जानता था उसे? अब वो 4 साल पहले मिला था। क्या यार, कोई आ ही नहीं रहा है, पक गई हूं मैं। तब वो कहाँ मर गए सारे के सारे मजनू। ये डाली चलती है क्या? धंधा मंदा है, लेकिन इतना बुरा भी दिन नहीं आया कि तेरे जैसे फकीर के साथ चलो। चल। आज ये फकीर तेरे को अमीर बनाएगा। आज पत्तों में अपन की बात थी। ये देख, नाम लिखा है इस पे तेरा। चल। उस दिन से तो जैसे अपना रोज का मिलना जुलना हो गया था साहब। फिर अचानक पता चला वो पेट से थी। साला सब बंद हो गया उस दिन से। और वो बच्चा तेरा है? मुझे क्या पता साहब, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। कूड़ेदान में तो सबका कचरा होता है ना साहब। अब किसका कचरा कौन सा है ये थोड़ी बोल सकते हैं। समाज के असली कचरे तो तुम हो। तुम जैसे कमीनों की वजह से लड़कियों की ये हालत होती है। फिर क्या हुआ? साहब मैंने उसे बच्चा गिराने को बोला, उसने मना कर दिया। एक दिन रेड पड़ी, मैंने बाकी लोग के साथ वो ही पकड़ी गई। फिर साहब वो कोई NGO वालों ने नया काम उन लोग को दिलाया, मतलब शरीफ माफी का कुछ काम था साहब। और उसकी नई जिंदगी को बिगाड़ने के लिए तो फिर से वहां पहुंच गया? नहीं साहब मुझे पता चला उसने वापिस से धंधा शुरू कर दिया है। सब पैसे लेके गया था साहब इस बार। और तुझे कैसे पता चला उसने धंधा फिर से शुरू किया था? साहब मैं वो होटल जाया करता था ना, तो वहीं पता चला मेरे को। वो उसका चक्कर चल रहा था और भी लोगों के साथ। किसके साथ चक्कर था उसका? सब होगा कोई नया बकरा। वेश्यावृत्ति से जुड़ी माला जैसी महिलाओं के रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार और निजी संगठन कई योजनाएं चलाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई महिलाएं दोबारा इस जिस्म फरोशी के दलदल में खींच ली जाती हैं, फांस ली जाती हैं। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ खुद ये महिलाएं नहीं हैं, बल्कि हमारा समाज भी है, जो इनके पुनर्वसन का प्रचार तो करता है लेकिन इनकी आलोचना करने से भी बाज नहीं आता। वास्तव में वो समाज ही है जो माला जैसी अनगिनत महिलाओं को उनका अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़ने देता। क्या माला भी समाज के इसी दोगले रवैये का शिकार थी? क्या उसके भविष्य की हत्या उसके अतीत के हाथों हुई थी? आए दिन प्रोस्टिट्यूशन से बचकर भागने वाली लड़कियां फिर से उसी चंगुल में फंसती है। कहीं माला भी उसी तरह से? और उस पर तो अपनी बेटी को बड़ा करने का प्रेशर भी था। हो सकता है कि उसका कोई पुराना क्लाइंट होटल में मिल गया हो इत्तेफाकन। हो सकता है, या फिर पैसों का लालच। शाह, उस दौरान जो गेस्ट वहां पर रुके थे उन सबकी लिस्ट थी ना तुम्हारे पास? सबसे पूछताछ की? सर सबसे पूछताछ हो गई, सिर्फ उस परमार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा जिसने उस दिन उस रूम से चेकआउट किया। और मैनेजर ने अभी अभी बताया कि उसने ऑफिशियली चेकआउट भी नहीं किया है। इतनी खास इंफॉर्मेशन वो अभी दे रहा है? इस परमार का एड्रेस निकालो, दर्शन देने का टाइम हो गया है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वापी में प्लांट से माल लेने के लिए जाते हैं और वहीं रहकर आते हैं।
नॉर्मली 2-3 दिनों में वापस आ जाते हैं, पता नहीं इस बार ऐसा क्यों। उनका कोई फोन वोन आया था? नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन लग नहीं रहा था। लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ गए वो? अहमदाबाद शायद। वहाँ पे कोई परिवार वगैरह है, कोई रिश्तेदार जिनका एड्रेस मिल सके? हाँ, एक डायरी है, मैं लेकर आती हूँ। देखिए, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ पूछताछ चल रही, लेकिन इन फ्यूचर हमें ये पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप हमें बता दें। वो कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शक था कि शायद उनका किसी के साथ, वापी में शायद कोई और औरत है। लास्ट टाइम की तरह इस टाइम नहीं होगा वो, मैं पहुंच जाऊंगा। एक मीटिंग है, उसके बाद मैं डायरेक्टली 7 बजे होटल पहुंचूंगा। लेकिन एक बात बोल दूं, किसी और क्लाइंट को अपना टाइम वाइम मत देना। इस बार मेरे को तेरा पूरा वक्त चाहिए, बिना झिक के, समझी ना? क्या है? किससे बात कर रहे थे? काम की बात थी, डीलर से बात कर रहा था, मिलना है उसको वापी में। और ये क्लाइंट के बारे में सब? मैंने बोला ना, काम की बात थी। वो डीलर अगर दूसरे क्लाइंट के पास चला गया तो 2 दिन तक मुझसे नहीं मिलेगा। सर, इस परमार को किसी ना किसी तरह ढूंढ के निकालना होगा। एक तो उसकी बीवी का शक, और ऊपर से वो गायब है। सर, ये आदमी 100% इस केस में इन्वॉल्व है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, सिग्नल ट्रायंगुलेट करके उसका लोकेशन ट्रेस करो। इस प्रोस्टिट्यूशन के एंगल की वजह से इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल गया है। अगर माला फिर से ये धंधा करती थी तो ऑब्वियसली उसका एक क्लाइंट तो हो नहीं सकता। सर, ये भी तो हो सकता है कि होटल से जुड़ा कोई ऐसा आदमी हो जिसे माला पे गुस्सा आया हो, क्योंकि उसने ये सब फिर से शुरू कर दिया। डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए हमें नए एंगल से फिर से पूछताछ करनी होगी, होटल से जुड़े हर एक आदमी से, खासकर सुधा देसाई जिसने सबसे पहले माला को नौकरी दी थी, वहां से शुरू करते हैं। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, जब भी मुझे मौका मिलता है, आई लाइक टू हेल्प दीज गर्ल्स। अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। अगर मेरी हेल्प से इनकी जिंदगी बदल जाती है, देन व्हाई नॉट। अब आप ही देखिए ना, 1 साल हुआ है मीनू, माला और शबनम को यहाँ आए हुए। कितनी डिग्निफाइड जिंदगी बिता रही हैं तीनों। दोनों? ओया, दोनों। आपकी हाल ही में माला से कुछ बात हुई थी? उसका होटल में किसी स्टाफ के साथ या किसी कस्टमर के साथ कोई खास लगाव? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस होटल में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। मेरा बेटा प्रवीण वही मैनेज करता है सब कुछ। आई डाउट कि उसे कुछ भी पता होगा, लेकिन हाँ, डे टू डे बेसिस पे हमारे मैनेजर को सब पता था। लेकिन ये हमारी गलती कहिए या जो भी कहिए कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सब कुछ अपने मैनेजर पर छोड़ दिया। वैसे भी इन तीनों लड़कियों का यहाँ एम्प्लॉय करना हमारे मैनेजर को कभी पसंद नहीं था, क्योंकि शायद वो प्रोफेशनली करेक्ट भी था, क्योंकि उसके हिसाब से इन लड़कियों को एम्प्लॉय करने से हमारी होटल की रेपुटेशन जाती है। एंड आई एम रियली हर्ट कि माला दोबारा इस प्रोफेशन में चली गई है। मेरी उन तीनों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, और माला से तो बिल्कुल नहीं। वो तो ये सब छोड़ के नौकरी करके अकेले एक बच्चे को बड़ा कर रही थी, जो कि आसान नहीं है, लेकिन माला कर रही थी। और जब मुझे पता लगा कि वो ये सब छोड़ के उसने ये धंधा फिर से शुरू कर दिया है, तो मुझे दुख हुआ। आप चाहें तो और लड़कियों से पूछ सकते हैं, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। हाँ सर, वो सिर्फ दिखाता है कि वो सख्त है, अंदर से वो मोम है। अच्छा है बेचारा, उसे सच में हमारी परवाह है। प्रॉब्लम तो क्या प्रॉब्लम तो? क्या बोलो, डरो मत। प्रॉब्लम तो सर प्रवीण सर को है। वो पहले से ही हमसे चिढ़ते थे। वो तो सुधा मैम ने बोला इसलिए वो मान गए, वरना तो। और जब से पता चला कि हम तीनों में से किसी ने धंधा शुरू कर दिया है, तब से तो वो। जल्दी जल्दी इधर आओ, इधर आओ जल्दी। इधर आ, जल्दी इधर आ। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे रिजॉर्ट में जो भी होता है ना, मुझे सब समझ में आ जाता है।
मेरी माँ ने तुम लोगों पे तरस खाया, तुमको यहाँ पे नौकरी दी, हाँ, तुम पे विश्वास किया। मैंने उसे पहले ही बोल दिया था तुम लोग विश्वास करने के लायक नहीं हो। मुझे ना सीधा जवाब चाहिए। चुपचाप मुझे बता दो, तुम तीनों में से ये गंदा काम कौन कर रहा है यहाँ पे? कौन कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे? जो भी मेरे रिजॉर्ट में होता है ना, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब मैं उन कस्टमर्स को कुछ नहीं कहूँगा, तो बेहतर होगा कि तुम तीनों में से जो भी ये कर रहा है ना, मुझे 48 घंटे में बता दे। 48 आवर्स, 48 घंटे हैं तुम लोगों के पास, फिर तो ना तुम तीनों यहाँ से बाहर जाओगे। बहुत भड़क गए थे सर, हम तीनों के लिए बहुत खुन्नस भर गई थी उनके अंदर। कहने लगे कि हम लोग होटल का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन सुधा मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ही हमको बचाया। तो कौन था वो? क्या? वो कौन था तुम में से जिसने धंधा वापस शुरू किया था? मुझे नहीं पता सर। देखो शबनम, सच बता दो, हमसे कुछ छुपाना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ सर, कसम से, मुझे नहीं पता। इनसे पूछो कि इन तीनों में से वो लड़की कौन है जिसने जिस्म का धंधा फिर से शुरू किया था। कौन है वो? तुम थी? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, बहुत मुश्किल से छुटकारा मिला है। मैं वो काम कभी नहीं करूंगी। तो फिर माला? माला बहुत अच्छी थी। माला मेरा, हम सब का ख्याल रखती थी। वो खुद की लाइफ को बदलना चाहती थी। वो यह कर नहीं सकती। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। प्लीज आप उसके मारने वाले को खोज निकालें। हाँ बोलो। ठीक है सर, परमार का पता चल गया। अरे सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ। तेरी बिजनेस टिप्स कहाँ कहाँ लगती है ना, वो सब जानते हैं हम लोग। सीधी तरह से बता, वरना इतने डंडे मारूंगा ना कि बिजनेस करना भूल जाएगा तू। माला के साथ तेरा चक्कर कब से चल रहा था? माला? कौन माला? ये माला जिसका तूने खून किया है। अरे इसको तो मैं जानता भी नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं मालूम इसका नाम माला है। हाँ, मैंने इसको होटल में जरूर देखा, लेकिन वो भी दूर से। उसके बाद एक बार बात भी हुई मेरी उससे, लेकिन उसके 5 मिनट बाद मैंने इसको मुर्दा पाया। तो फिर भागा क्यों वहां से, वो भी बिना चेकआउट किए? क्योंकि मैं डर गया था सर, ये सब देख के मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सॉरी सर, मैं बाद में आती। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो। वैसे भी मुझे वॉशरूम में टाइम लगने वाला है, आराम से करो। बस हाँ, सब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। हाँ, सब पता चल गया मुझे, तुम ये सब गंदे काम कर रही हो ना। ये स्कर्ट पहले से ही अरे मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ले रहा था। सबसे छुपाकर। ए बस हाँ, तू कुछ और नहीं बोलेगी, समझ में आई तुझे? हाँ, उस आदमी के जाने की आवाज आने के बाद चेक करके बाहर निकला, सामान समेटा और भाग गया वहां से। और तू वहां माला को मरता हुआ छोड़ के भाग गया। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं था माला से, तो मैं इसको क्यों मारता? देख, हम सब जानते हैं तेरा और उसका चक्कर चल रहा था ना। यहाँ आने से पहले तू उसे फोन करता था ना, और फिर होटल रूम में जाके तुम दोनों टाइम पास करते थे। सर वो ये नहीं थी सर। तो कौन थी वो? सर उसका नाम शबनम है, और वो भी उसी होटल में काम करती है। मेरा माला के साथ कुछ लेना देना नहीं है सर। तेरा लेना देना किन किन लोगों के साथ है ना, वो हम पता कर लेंगे। मैंने झूठ बोला, मुझे मेरी नौकरी बचानी थी, इसके अलावा मैंने और कोई झूठ नहीं बोला। ताकि लोगों का शक तुमसे हटकर माला पे जाए। और तुम्हारे इस झूठ की वजह से माला की जान गई हो तो किन किन लोगों को माला के बारे में ये झूठ बताया था तूने? सर, मेरे को पता था कि विजू हम सबको बहुत हेट करता है, इसीलिए मैंने उसके कानों में ये बात डाली। मुझे पूरा भरोसा था कि वो 100% यह अफवाह जरूर फैलाएगा, और उसने वही किया। मैं क्या करूं सर, मुझे ये नौकरी की जरूरत है और मुझे पैसे भी कम पड़ रहे थे, लेकिन मैंने ये झूठ माला को फंसाने के लिए नहीं बोला।
खुद को बचाने के लिए बोला। मैं जानती थी कि माला सबकी फेवरेट है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। सर, मुझे पूरा भरोसा था कि सुधा मैम, मैनेजर और प्रवीण सब उसको माफ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई उसको खून कर देगा। सर, माला ने मुझे और मीनू को बहुत संभाला है, एकदम अपनी बहन की तरह। और मैंने उसके साथ क्या किया? तुमने अभी ये बताया कि विजू तुम सबसे नफरत करता था। किन किन लोगों को बताया होगा उसने माला के बारे में ये झूठ? सर, सबको। सबको बताया? और बताता भी क्यों नहीं? साहब गंदी नाली में रहती थी तो उधर ही रहो ना, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? सब बिगाड़ के रख दिया। होटल क्या उनके बाप का है कि जहां देखो वहां धंधा खोल दिया? तो होटल क्या तेरे बाप का है जो तू डिसाइड करेगा कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं? और तू जो ये गंदी नाली की बात कर रहा है ना, वहां पे ये लड़कियां या तो बदकिस्मती से पहुंचाई जाती है या वहीं पे पैदा होती है। गंदी सोच तो तेरी है जो तेरे अंदर पैदा हुई, और ये कम था जो और लोगों में भी फैलाया तूने। गंदगी तूने फैलाई, उन लड़कियों ने नहीं, समझा? विश्वास नहीं होता ना? एक अकेली असहाय औरत असंख्य कठिनाइयों से जूझकर किसी तरह अपनी इकलौती बेटी को बड़ा करने का प्रण लिए जीती है। हिम्मत से डटकर हर मुश्किल का सामना करती है। इतना ही नहीं, अपने अतीत को पीछे छोड़कर उस पर भी विजय पा लेती है, पर आखिरकार हार जाती है एक अफवाह के सामने। अपने स्वार्थ के लिए फैलाया गया एक घिनौना झूठ बना माला का अंत। इससे यह साबित होता है कि एक मामूली अफवाह का परिणाम भी अत्यंत भयानक हो सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि ना तो हम अफवाहों को पनपने दें और ना ही इन्हें फैलने दें। माला की हत्या का कारण तो पुलिस के सामने था, लेकिन हत्या करने वाला अब भी अदृश्य है। सर, देखा जाए तो मोटे ऑलमोस्ट हर किसी के पास था। ये परमार, इसका तो सारा कच्चा चिट्टा हमारे सामने। हो सकता है इसने माला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, माला ने इनकार कर दिया और इसका अपने गुस्से पे से काबू हट गया। ये प्रवीण और विजू, ये तो माला से नफरत करते ही थे। और इस शबनम का चक्कर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इस परमार ने तो खड़े खड़े कहानी बना दी उस आदमी और माला के बीच के झगड़े की। क्या कहा था उसने? किसी भारी चीज से वार? सर, हमने पूरे कमरे की फोरेंसिक जांच की है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला क्योंकि वो चीज वहां पर मौजूद थी ही नहीं। वारदात वाले कमरे में जो ये लोहे का शो पीस था, वो स्टेच्यू हर एक कमरे में था। समझे तुम? जी सर। ऐसे और कितने शॉपीस हैं आपके पास? सर, सेकंड फ्लोर के कमरे में सुपीरियर डीलक्स रूम 12 होंगे सर। शाह, बाकी के 11 शॉपीस को फोरेंसिक के लिए भेजो एज सुन एज पॉसिबल। जी सर। शायद इनमें से ही कोई शॉपीस हमें अब सच्चाई तक पहुंचाएगा। सर, दूसरे कमरे से मिले शोपीस पे खून के बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रोस्कोपिक धब्बे हैं। और कुछ? सर, उस पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। होटल के स्टाफ और कस्टमर से जो हमने फिंगरप्रिंट्स लिए थे, हमने उसके साथ उसे मैच किया। कोई मैच मिला? सर, एक नहीं, एक से ज्यादा। उसमें से कुछ फिंगरप्रिंट शबनम के। अरे उसके फिंगरप्रिंट्स तो हर एक चीज पे मिलेंगे, वो भी डीलक्स रूम में ही काम करती थी ना? जी सर। लेकिन सर, ये देखिए, इसके फिंगरप्रिंट्स कुछ अजीब नहीं लग रहा? पहले हमें लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी यहां काम करती हो शबनम की तरह। तुम्हारी उंगलियों के निशान तो हर एक चीज पर हो सकते हैं, लेकिन बाद में हमें याद आया कि तुम तो इस फ्लोर पे काम ही नहीं करती। सर, मीनू की किसी क्लाइंट से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैंने उसे स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया। और डीलक्स रूम तो पूरा माला और शबनम संभालती थी। माला ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने उसे मार दिया। क्यों मारा उसे? बोलो। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा। माला दीदी थी मेरी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मैं उसे बुलाने गई तो मैंने देखा माला दीदी को मारते। उसने मुझे धमकी दी, मैं डर गई, इसलिए खून वाली मूर्ति छुपाने में मदद की। अब चुपचाप बताओ कि तुम्हें धमकी किसने दी थी? हम जानते हैं कि तुम माला के बहुत करीब थी। हम लोगों को उसके हथियारे तक पहुंचने में मदद करो। बताओ, किसने माला को इतनी बेरहमी से मारा है?
ये आप मुझे यहाँ पर एक कॉमन क्रिमिनल की तरह, मैंने कहा ना आपको, आई एम इनोसेंट, डैम इट। अच्छा, लेकिन मीनू ने तो हमें कुछ और ही बताया। तो आप उस गूंगी की बातों पर यकीन करेंगे? चिल्लाओ मत। तेरी चीखों की आवाज ना हम परमार तक पहुंचा सकते हैं। प्रवीण, तुम्हें पता है सचमुच तुम्हारी होटल के बुरे दिन चल रहे हैं। देखो ना, सबसे पहले तुम्हारे एक एक स्टाफ मेंबर, उसके बाद तुम्हारे एक एक कस्टमर, सबकी खातिरदारी की हमने, डंडे खिलाए, हड्डियां तोड़ी, सबने अपना अपना सच बोल दिया। अब तुम्हारी बारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों का गुनाह छोटा छोटा था, लेकिन तूने मर्डर किया है। अब सच बोलेगा ताकि हम लोग चैन से सो सके और तेरे होटल वालों को चैन से सोने दे। हमें ये तो पता चल गया था कि तुम माला से नफरत करते हो, और पिछले 6 महीनों में बात इतनी बिगड़ गई थी कि तुम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते थे। तो हमने सोचा पिछले 6 महीने का चक्कर क्या है पता करते हैं, और इसीलिए हमने तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए। लेकिन उसमें भी एक अजीब बात सामने आई। 6 महीने पहले एक नंबर से तू घंटों बातें किया करता था। ये नंबर माला का है ना? फिर ऐसा क्या होगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी? बोलो, बोल। तू बोलेगा या मैं बुलवाऊं? हाँ, मैं नहीं मारा उसे। मारना नहीं चाहता था पर मारा। 1 साल पहले उसने मेरा रिसोर्ट ज्वाइन किया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर हम दोनों को प्यार हो गया। 6 महीने तक सब ठीक था। फिर जब मॉम को पता चला तो वो चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, मैं सब बंद कर दूं। मैंने उसके बाद भी कोशिश की। ये धोखा ही तो है प्रवीण। आज मैं जो हूँ जहां हूँ तुम्हारी माँ की वजह से हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो उनको धोखा देने के लिए। अगर हम साथ रहेंगे तो उन्हें सच बताकर, वरना नहीं। तो बकवास बंद करो, नॉर्मल बातें करो, कुछ प्रैक्टिकल सोचो। ये फिलॉसफी ना मुझ पे मत झाड़ो। और तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि छिप छिप के सही पर ये रिश्ता तो आगे बढ़ रहा है ना, वरना तुम जैसी लड़कियों को ना ये भी नसीब नहीं होता। अब वैसे घूर क्या रही हो तुम? सही कहा तुमने, मुझ जैसी लड़कियों के नसीब में नहीं है ये सब। बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। 1 सेकंड में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। माला मेरे इतने पास थी, लेकिन हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उस विजू ने मुझे आकर ये बताया कि इन 3 लड़कियों में से कोई एक लड़की फिर से धंधा करती है, तो वो मुझसे सहन नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया कि एक बार की वैश्या ना पूरी जिंदगी की वैश्या है। मैंने अपनी आंखों से उसे उस परमार के कमरे में देखा, अपने कपड़े एडजस्ट कर रही थी वो। ओह, तो ये सब हो रहा है यहाँ पर? ये है तुम्हारी असलियत? क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ? बड़ी बड़ी बातें करके तुम ये गिरे हुए काम कर रही हो, अपना जिस्म बेच के खा रही हो। तुम गलत समझ रहे हो। ए, बस कर। हाँ, सब देख चुका मैं। तेरे प्यार में ना मैं अंधा हो चुका था। भरोसा किया था मैंने उस पर, बहुत भरोसा किया था, लेकिन उसने क्या किया? फिर से चली गई ना उस जिस्म के धंधे में, फिर से वैश्या बन गई। धंधा नहीं करती थी वो, कुछ नहीं किया था उसने। और जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो माला नहीं शबनम है। ये शबनम ने पैसों के लिए फिर से धंधा शुरू किया। ये परमार वगैरह, इन सब का शबनम के साथ चक्कर था। इन सब के कन्फेशन है हमारे पास। ये क्या? मैंने माला पुनर्वसन, दूसरा मौका, नई जिंदगी। माला को दिखाए गए ये सपने मात्र शब्द बनकर रह गए। वास्तव में हमारे समाज ने माला को कोई ऐसा मौका दिया ही नहीं। एक तरफ सुधा थी जिसने बेशक माला को नौकरी दी, लेकिन माला और उसके बेटे के बीच में कोई भी रिश्ता सुधा को नागवारा था। दूसरी तरफ परमार और हरीश जैसे हैवान जो अपने स्वार्थ के लिए माला जैसी लड़कियों को फिर से वेश्यावृत्ति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और अंत में प्रवीण, जिसने माला से प्यार तो किया लेकिन उस पर कभी विश्वास नहीं किया, और उसका अविश्वास इतना गहरा था कि इसकी वजह से प्रवीण ने खुद माला की जान ले ली। इस पूरे हादसे के अंत में अगर एक चीज अच्छी हुई तो वो ये कि अपने बेटे के गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए सुधा ने माला की बेटी के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली।
इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि माला के साथ घोर अन्याय हुआ था। बदकिस्मती से उसके अतीत ने उसके वर्तमान और भविष्य दोनों का गला घोट दिया। उसकी मुस्कुराहट, उसकी जिंदगी उससे छिन गई। किसी की आलोचना कर उन पर अपनी राय बनाने की बजाय अगर हम सही मायने में सच्चे और निस्वार्थ भाव से उन्हें स्वीकार करें, समाज में आत्मसात करें, तो आज के इस केस की यही हम सबके लिए सीख होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। सभ्यता की शुरुआत से ही किसान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, लेकिन सारी मानवता का पेट भरने वाला किसान खुद पेट काट कर जीता है। इस अन्नदाता के दुश्मन सिर्फ बाढ़ या सूखा नहीं है, बल्कि लोन देने वाले, जमीन हथियाने वाले साहूकार और ऐसे कई लोग हैं जो इसकी मौत का कारण बनते हैं। हमारी आज की कहानी मदन नाम के एक किसान की है, जो कोल्हापुर में अपनी माँ, बीवी ज्योति, भाई रंजन और साली धारा के साथ एक छोटे से घर में रहता है। ये कहानी है मदन और उसके परिवार के साथ होने वाले एक दिल दहला देने वाले हादसे की। आई आई, खाना। रंजन, हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार है। हाँ। क्या एक और खिलौना दिन भर यही करता रहे? तू भी खेत में आया कर, तेरी मदद कर, हाथ बटा, सीख ले कुछ। इस पे हाथ चलते ना मोबाईल पे तेरे, तो खेत में चला उसको दोस्त छिरते का काही तुझ्या। दादा, मी तुला आधीच सांगितलं, मुझे खेती वेदी कुछ नहीं सीखनी। और इतनी सी खेती में आपको मिलता क्या है दादा? आप ही करो ये खेती, मुझे अपनी दुकान डालनी है मोबाइल। अरे तुझा दोस्त रहने दो ना, खाते समय गुस्सा मत करो। तू गप गप, बीच में मत बोल। देख देख धारा को 2 साल छोटी है तेरे से, लेकिन कॉलेज पढ़ रही है, मेहनत कर रही है। तू पढ़ाई घर में। दादा, पढ़ लिख के मैं क्या करूंगा? और मुझे अपना खुद का ख्याल रखना आता है और इतना काफी है मेरे लिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अकल तुझ में होती ना तो अब तक डॉक्टर इंजीनियर बन चुका होता तू। अरे खाना तो खा ले। भूख मर गई वही नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। जाओ दे। खेती का काम कैसे चल रहा है? अकेला आदमी जितना कर सकता है उतना कर रहा हूं मैं। अगले हफ्ते अगर बीज नहीं बोए ना तो इस साल फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। इस साल फसल अच्छी उगनी चाहिए। आई का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लो। आप ऐसा क्यों नहीं करते? खेती के काम के लिए किसी को मदद के लिए क्यों नहीं लेते? जिसका सगा भाई मदद नहीं कर रहा है उसकी मदद कौन करेगा? जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है ना तब तक खेत मैं ही संभालूंगा, और फिर मेरे बाद खेत संभालने को कोई औलाद भी तो नहीं है। ताई, अगले 2 हफ्ते मुझे कॉलेज से छुट्टी है, एग्जाम है ना, इसलिए पढ़ाई के लिए छुट्टी दी है। तो कल से मैं घर पे ही रहूंगी। इस बहाने काम में मैं तेरा हाथ भी बटा दूंगी। पहले खाना खाना। चलो बोलो, मैं फिर से खेत जा रहा हूं, शायद देर हो जाएगी। चलता हूं। आई, ये तो कर। गर्मी में भी लोड शेडिंग, आदमी सोए तो कैसे? ये अब तक कैसे नहीं आए? तब तो आ जाना चाहिए था इन्हें। ज्योति वाहिनी, ज्योति वाहिनी। राम भाऊ, क्या हुआ? वो मदन, क्या हुआ उनको? एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट? मदन का एक्सीडेंट।
शाम को मैं अपने काम से वापस आ रहा था साहब, तभी मेरे आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ साहब। एक बड़ी गाड़ी मेरे आंखों के सामने से चली गई, किसी की चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागते हुए वहां गया तो मदन वहां पे पड़ा हुआ था। आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं साहब, तब तक गाड़ी चली जा चुकी थी। मलाटे से थाने ले जाओ और गाड़ी का डिस्क्रिप्शन ले लो। ठीक है सर, चलो। आप लोग घबराइए मत, हम उस गाड़ी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। सर, कल रात के एक्सीडेंट की रिपोर्ट, विटनेस के मुताबिक एक सिल्वर एसयूवी था। हिट एंड रन का केस लगता है। इतना खून बहा है तो गाड़ी पे कहीं ना कहीं खून के निशान जरूर होंगे। इससे पहले कि उसे साफ कर दिया जाए, पता लगाओ कि ये गाड़ी किसकी है। सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इनका पैर बहुत बुरी तरह से कुचल चुका था। इनकी जान बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तारा, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? पैर खोने की वजह से मदन और उसका परिवार जैसे टूट गया था। चश्मदीद गवाह की मदद से पुलिस ठोकर मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुट गई। आखिर कौन था ये जिसने मदन को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी? एक गरीब किसान की किसी धनी इंसान के साथ आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है? सूर्यकांत पाटिल। हाँ ये गाड़ी आपकी है? जी, क्यों? सर्च वारंट है, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। गाड़ी की चाबी। खून के निशान है। फोरेंसिक वालों को बुलाओ। देखिए साहब, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कल रात को मैं अपने घर पे था अपने बेटे के साथ। तो क्या आपकी गाड़ी खुद ब खुद निकल गई मदन से एक्सीडेंट करने? साहब, आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे मालूम पड़े कि मैं गाड़ी चला रहा था। हाँ, गाड़ी मेरी है, मगर उसे मैं नहीं चला रहा था। फिर कौन चला रहा? मेरा ड्राइवर। कल ही मैंने उसको भेजा था कुछ सामान लाने, पर उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं कि एक्सीडेंट हुआ था। नायक सर, इस ड्राइवर को ढूंढ निकालो, स्टेटमेंट लो और हिट एंड रन का केस दर्ज करो। सर, क्या हो गया? क्या हुआ पैर को? कहीं नहीं ग, जरा सी चोट आई है। कमाल करते हो, कितनी गहरी चोट है। किसान हो, हाथ पे सही सलामत होगे ना तभी काम कर पाओगे। आगे जाके चोट बड़ी हो गई तो बिना पैर के काम कैसे करोगे? अरे कुछ नहीं होगा। रुको, मैं हल्दी का लेप लेके आती हूँ। अरे रुको। जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है ना, तब तक खेत मैं ही संभालूंगा। अब क्या होगा?
बिना पैर की एक किसान खेती कैसे करेगा? आधा खेत जोतना बाकी है। ये महीना खत्म होने से पहले बीज बोना पड़ेगा। तो 20 साल फसल नहीं पकेगी सारा। ताई, लेकिन बीज बोएगा कौन? साहब बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था और पता नहीं वो आदमी कहां से बीच में आया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया लेकिन एक्सीडेंट रोक नहीं पाया साहब। अगर एक्सीडेंट हो गया था तो भाग क्यों गया? रुका क्यों नहीं आदमी की मदद के लिए? मेरा एक बेटा है साहब, मैं इस सब में फंसना नहीं चाहता था साहब। नायक कुछ ही और वो मदन, उसका क्या स्टेटस है? सर अस्पताल से तो डिस्चार्ज ले चुका है, लेकिन एक किसान, वो भी अपाहिज, जितना ठीक हो सकता है उतना है सर। चलो। मदद केल्यासाठी तुमचा आभार पाटील साहब। अरे साहब, ये तो हमारा ड्यूटी था, और भी कुछ मदद लगे तो आप बताइएगा। थैंक यू। मराठे सर, उस मदन के घर में खबर कर दो, अरेस्ट हो चुका है और हमने केस क्लोज कर दिया, ताकि कुछ तो तसल्ली मिले उन लोगों को। ठीक है सर। और हाँ, उस नायक से कहो मदन के लिए कहीं से कोई कंपनसेशन का एप्लीकेशन हो सकता है तो कर दो। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि ठोकर मारने वाली गाड़ी सूर्यकांत पाटिल की थी, लेकिन सूर्यकांत पाटिल ने अपने बचाव में कहा कि गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था और ड्राइवर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हमें अक्सर सुनने में आता है कि समाज के संपन्न और प्रभावशाली लोग अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसका इल्जाम अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से कबूल करवा लेते हैं। क्या मदन के साथ हुए हादसे में भी सूर्यकांत पाटिल कुछ इसी तरह से अपना बचाव कर रहा था? क्या पुलिस का निष्कर्ष मदन और उसके परिवार के लिए न्याय संगत था? मदन को न्याय दिलाओ, 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 मदन को। ये सब क्या लगा रखा है? ये बगा ज्योति जी, आपके पति का केस क्लोज हो चुका है, हमने गुनहगार को पकड़ भी लिया है। अच्छा, कशाला उगाचा तमाशा? मेरे पति का एक्सीडेंट आपको तमाशा लगता है? मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप मेरे पति के गुनहगार को पकड़ नहीं लेते। अब तक तो मैं चुप बैठी थी, लेकिन अब दिखाती हूँ तमाशा होता क्या है। आप एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ नहीं उठा सकती ज्योति जी, ये कानूनन जुर्म है। तो फिर आप ही बताइए साहब, मैं और क्या कर सकती हूँ? अरे, आपके पति के गुनहगार को हमने पकड़ लिया है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अब तक ये नहीं पता कि असली गुनहगार कौन है। पाटिल ने जानबूझकर मेरे मदन का एक्सीडेंट करवाया है। मतलब? वो पाटिल की नजर हमारे जमीन पे थी। कई बार आदमियों को हमारे घर भेजा है उसने मदन से जमीन खरीदने के लिए। कौन आएगा? तू अंदर जा, आज जा म्हणलं ना। तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? पाटिल साहब, तुझे जितना दे रहे उतना कोई नहीं दे सकता तेरे को इतनी सी छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। बोल दिया ना, जब तक जिंदा हूं जमीन नहीं बेचूंगा। एक बार नहीं, कई बार हुआ है साहब। परेशान कर दिया था उन लोगों ने हमें। हर हफ्ते किसी न किसी को भेज देते थे हमसे हमारी जमीन मांगने। अच्छा, मदन ने जमीन देने से ना किया तो उसका मेरे मदन के लिए उसकी जमीन सब कुछ थी साहब। इसके लिए अब मैं उससे संभाल रही हूं, लेकिन आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा साहब। उस पाटिल को जिम्मेदार ठहराना ही होगा साहब। उसने मेरे मदन की जिंदगी खराब कर दी है साहब। अरे साहब, माना मुझे मदन की जमीन चाहिए थी और मैंने अपने आदमी भी उसके घर भेजे थे, पर नहीं,
वो माना नहीं, इसलिए साहब मैंने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन उसकी पत्नी तो कुछ और ही बता के गई। अगर उसकी जमीन आपको ना मिलती तो आपका नुकसान होता, नहीं? उसकी वजह से उसकी आजू बाजू जमीन मिलने का आपको फायदा नहीं होता। शायद एक खेती है, कोई बिल्डिंग नहीं। अगर मदन अपनी जमीन मुझे नहीं देना चाहता था तो मैं उसके आजू बाजू अपनी खेती चलाता था, और इसके लिए मुझे उसका एक्सीडेंट करवाने की जरूरत क्या थी? मुझे क्या फायदा होता शायद? ठीक है, तुम्हें जाऊ शकता। ठीक सर। नायक, सबूत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। इस पे भी नजर रखो। सर, मदन की पत्नी ज्योति को पुलिस के निष्कर्ष पर यकीन नहीं था। उसका यह मानना था कि सूर्यकांत पाटिल के ड्राइवर ने पाटिल का गुनाह अपने सर ले लिया था। ज्योति को इस बात का डर था कि पाटिल उनकी जमीन खरीदने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सिर्फ मदन का पैर तोड़कर उसे संतोष नहीं होगा। लेकिन पुलिस के पास पाटिल को अरेस्ट करने के लिए कोई आधार नहीं था, और पाटिल की अपनी सफाई में कही गई बात में भी तर्क था। क्या यह एक्सीडेंट मदन के दुर्भाग्य में होने वाली पहली कड़ी थी? क्या मदन की किस्मत में कुछ और बुरा होना अभी बाकी था? मदन, कहाँ चले गए? मदन, 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 मदन! काय झालं ज्योति? आई, रंजन कहीं मदन को बाहर लेके गया है क्या? नहीं तो। कहाँ चले गए होंगे? मदन, मदन, मदन! क्या हुआ वही? तेरे भाई घर पे नहीं है। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? वो तो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं वही। क्या हुआ? दादा घर पर नहीं है। क्या? वो अभी तो यहीं पर थे। भाजी खत्म हो गई थी तो मैं उनको बोल के गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ। कहाँ गए? तुम लोग जाओ, मदन को कहां से भी ढूंढ के लाओ। जाओ, जाओ ढूंढ के लाओ। वही नहीं लाता है। साहब, एक्सीडेंट तक तो सब ठीक था साहब। अब ये एक तो उस पाटिल की मेहरबानी से मेरे दादा ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, और अब वही नहीं चुप बैठने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसको उठवा लिया गया। साहब, ये जब हुआ तब इस घर में दादा और आई के सिवा कोई नहीं था। और साहब मेरी आई ठीक से सुना ही नहीं देता, ऊंचा सुनती है, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से किसी ने किसी को इस घर के आसपास भटकते देखा क्या? नहीं साहब। ठीक है नायक, घर के बाहर देखो, कहीं जूतों के निशान या कुछ और मिल जाए। सर, आसपास के एरिया में देखो कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है सर, चलो देखो इधर। सर, गाड़ी के टायर के निशान। सर, घर के बाहर किसी गाड़ी के टायर के निशान है। ठीक है, उसका फोटोग्राफ लो और देखो कि पाटिल की गाड़ी से मैच करता है क्या। मेरे ख्याल से जिस किसी की भी ये गाड़ी थी, मदन उसी के पास होगा। राइट सर। कहीं ज्योति का शक सच तो नहीं था? क्या मदन के गायब होने के पीछे का मकसद सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्ती था, या फिर यह मामला कुछ और ही था? सर, टायर के निशान की एनालिसिस रिपोर्ट। नहीं, ये निशान पाटिल की गाड़ी के नहीं। सर, बात यहां खत्म नहीं होती। ये निशान जिस मॉडल की टायर का है, इस पूरे जिले में ऐसी मॉडल किसी के नाम पे रजिस्टर नहीं है। इसका मतलब मदन को किडनैप करने वाला कोई बाहर गांव का आदमी था। नायक, हमें मदन की जिंदगी में थोड़ा और झांकना होगा। आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसकी दुश्मनी किसी बाहर वाले से हुई? एक काम करो, इस इलाके में आने वाले हर टोल गेट के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। देखो कि अपने डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती कितनी गाड़ियां यहां पर आई।
और इस मदन के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। सर, एक बात और, मदन को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। एक काम और करो नायक, इस गांव के खेतों और सुनसान इलाकों को एक बार जांच करो, कहीं ऐसा ना हो। सर, हमें फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। मराठे, इनका बयान ले लेना। जी सर, चलो। हाँ सर, यहाँ गांव के बाहर से किसी ने फोन किया था, यहाँ पे लाश मिली है। सर, लाश को जलाने की कोशिश की गई है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। सर, लाश का दायां पैर कटा हुआ है। सर, ये केस बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पहले मदन का एक्सीडेंट होता है जिसके लिए लोग पाटिल को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर अब ये एक्सीडेंट तक पाटिल को दोषी ठहराना ठीक था, लेकिन ये मर्डर। सर, जो पेपर्स आपने मंगाए थे वो आ गए। चलो। एक गरीब किसान के पास ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से उसका खून करवाया जाए, या फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो अब तक पुलिस से छुपा हुआ था। ताई, अच्छा हुआ तू आज घर से बाहर निकली। आखिर तू कब तक घर पे घुट घुट के रहेगी? मैं थक चुकी हूँ राणे साहब। वो पार्टी तब तक नहीं रुकेगा जब तक मेरा पूरा परिवार जल नहीं जाता। पहले मेरे मदन को मार डाला, तब भी हम चुप नहीं बैठे तो मुझ पे एसिड अटैक करवाया। मैं गांव में सब लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उस एसिड फेंकने वाले का चेहरा देखा। सर, ज्योति जी, धारा का पूरा चेहरा जल गया है। धारा को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, उसके बच्चे के लिए अच्छा होगा। बच्चा? हाँ, वो 2-3 महीने पेट से है। ये कैसे हो सकता है? पिछले 1 साल से वो मेरे पास है। रंजन? वहीनी, अरे वो तेरे बहन जैसी है। वहीनी मेरी बात तो सुनो, मेरा यकीन करो वहीनी, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। वहीनी, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये दादा का है। क्या? हाँ वहीनी, धरा का और दादा का रिश्ता था, और ये बात मैंने आपसे छुपाई रखी क्योंकि मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था वहीनी। क्या धारा और मदन के नाजायज रिश्ते का मदन के कत्ल से कोई ताल्लुक था? और अगर था तो क्या धारा और ज्योति पर एसिड अटैक होना भी इससे जुड़ा हुआ था? कौन था वो जो इन सब के पीछे था? नायक, गाड़ी काढ़ा। सर,
सर हम इस टायर के निशान की फोटो तो ले चुके हैं, इसकी एनालिसिस भी हो चुकी है। ये उस निशान से मैच होता है जो हमें मदन के घर के बाहर मिला। मैं यहाँ टायर के निशान देखने नहीं आया हूं ना। ये देखें यार, हाईवे टोल बूथ से गुजरी गाड़ियों की लिस्ट आ गई हमारे पास। जी सर। अब ये पता करो कि उनमें से कितनी गाड़ियां कोंकण एरिया में रजिस्टर्ड है। जी सर। नायक, नीचे देखो क्या है। मिट्टी है सर, काली मिट्टी। एग्जैक्टली, ये कोल्हापुर है। यहाँ की मिट्टी है काली, काले पत्थर की काली मिट्टी। ये लाल पत्थर यहाँ नहीं मिलता है, ये सिर्फ कोंकण एरिया में मिलता है। इसका मतलब ये है कि कातिल यहाँ अपनी गाड़ी से आया होगा और उसकी गाड़ी कोंकण एरिया में रजिस्टर्ड हो। सर, टोल बूथ से हमारे डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाली बहुत गाड़ियां आई हैं, लेकिन सर ये देखिए, मदन के गायब होने के ठीक 3 दिन पहले ये गाड़ी, और सर ये गाड़ी कोंकण की है। गुड, इस गाड़ी को ढूंढ निकालो, इसकी फोटोग्राफ्स बनवाओ और पूरे तालुके में टीम भेजो उसे ढूंढने के लिए। और कोंकण पुलिस से इसके ओनर की जितनी जानकारी मिल सके निकाल लो। सर, तावड़े को सीसीटीवी फुटेज के लिए भेजा था, पता करो उसका क्या हुआ। सर, तो गाड़ी किसी मंगेश देसाई के नाम पे रजिस्टर्ड है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, घर वर बनाता है, और ये उसके कॉल रिकॉर्ड है। और सर ये कुछ फोटोज है जो उसे यहां से भेजे गए थे। तो इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन मिली है। इस मंगेश देसाई की शादी फिक्स हुई थी, लेकिन वो टूट गई क्योंकि लड़की गांव छोड़ के चली गई। लड़की कौन थी लड़की? आखिरी मौका देता हूं रंजन तुम्हें सच बोलने का। साहब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें अपने भाई को रास्ते से हटाना था, लेकिन अपने हाथ मैले नहीं करने थे, इसलिए तुमने धरा के प्रेमी को ये तस्वीरें भेजी, करेक्ट? ताकि उसे जलन हो और वो यहां आकर तुम्हारे लिए तुम्हारा काम खत्म कर दे। नहीं साहब, मैं धरा के किसी भी प्रेमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन मदन और धरा के बारे में सिर्फ तुम जानते थे, और घर में सिर्फ तुम्हारे पास एक कैमरा फोन था। साहब मैं कसम लेके कहता हूं, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है साहब। मैं मंगेश को जानती हूँ साहब, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, पर साहब मैं उससे प्यार नहीं करती थी और इसीलिए मैं यहाँ आई थी। साहब कुछ दिन पहले से वो मुझे बहुत फोन कर रहा था और मैंने उससे कहा भी कि मुझे अकेला छोड़ दे, और फिर एक दिन वो मुझे मिला यहाँ इस गांव में। मैंने मंगेश को कह दिया था कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उसे बताया कि मैं पेट से थी और मदन के बच्चे की मां बनने वाली थी। कहाँ जाएगा? सर, आपके आदमी ने कहा कि मेरे मदन के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? जी हाँ ज्योति जी, आपको याद होगा कि आपके घर के बाहर और मदन की बॉडी के पास हमें गाड़ी के टायर के निशान मिले थे। नायक, वो आदमी हमारे कब्जे में है और उससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। सर, यह है वो आदमी। इसका मतलब अरे ज्योति जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। आप जानती हैं इस आदमी को? ये कैसा सवाल है भला? मैं इसको कैसे जानूंगी? अच्छा, जरा मैडम को याद तो दिलाओ। ये बैंक डिटेल्स हैं। बहुत अबला नारी होने का नाटक किया आपने। पैसे नहीं थे ना आपके पास,
लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि मदन ने एक और जमीन खरीदी थी आपके नाम, यहां से काफी दूर। अब वहां हाईवे बनने वाला है। लेकिन मदन के किडनैप होने के 4 दिन पहले आपने वो जमीन बेच दी और बड़ी चालाकी से वो पैसा किसी गुप्त बैंक अकाउंट में रखा। आधी बातें हमें इन सबूतों ने बता दी, बाकी इस मंगेश ने बताई। इसके आगे आप बताएंगी या हम अपने तरीके से पता करवा लें? और करती भी क्या मैं? पहले मेरा पति अपंग हुआ, फिर मुझे उसकी सारी घिनौनी हरकतें पता चली। मदन आप समझ नहीं रहे हैं, मैं पेट से हूं। अरे पगली, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुम घबरा मत, हम शादी कर लेंगे। तेरी दीदी मुझे बेटा नहीं दे पाई। अब तू देख, मैंने उसके नाम से जमीन खरीदी थी, कहीं पता चला कि वहां पे हाईवे आ रहा है, इसका मतलब और ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, और फिर मैं और तो दोनों आराम से रहेंगे। अरे बस हंस ना बाबा, हंस हंस। वो मुझे छोड़ने वाला था, इसके लिए मैंने उसके साथ इतने साल बिताए और उसके बदले वो मुझे रास्ते पे छोड़ने वाला था। मैंने वो ही किया जो मुझे ठीक लगा। मंगेश को मैंने वो तस्वीरें भेजी और उसको यहाँ बुला लिया ताकि वो धारा को यहाँ से लेके चला जाए। लेकिन धारा ने जाने के लिए इनकार कर दिया तो वो गोंदिया के नजदीक की जमीन मेरे नाम पे थी, तो वो मैंने हाईवे वालों को बेच दी और उससे जो पैसे आए वो मैंने बैंक में डाल लिए। मंगेश फिर भी धारा पे गुस्सा था। मैंने उसे बताया कि मैं और धारा गांव जा रहे सब्जी लेने के लिए, तब वो वहां पे एसिड लेके पहुंचा। अगर कोल्हापुर पुलिस बारीकी से जांच नहीं करती तो इतने सारे पहलू भी सामने नहीं आते और शायद ज्योति अपने पति का कत्ल करके बच निकलने में कामयाब हो जाती। लेकिन पुलिस की कार्य क्षमता की वजह से ज्योति को आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 302 के तहत हत्या के लिए अरेस्ट किया गया और मंगेश को भी आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 326A के तहत एसिड अटैक के लिए अरेस्ट किया गया। कोई भी जुर्म माफी के काबिल नहीं होता, लेकिन कई बार गुनहगार गुनाह हालात से मजबूर होकर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्योति की कहानी आपको एक सीख दे गई होगी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।